हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राजस्थान जीके के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चांदी के गोले दागने वाला किला स्थित है। तो इसका आंसर है चूरू में। तो यह राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। वर्ष 1694 में ठाकुर कुशल सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। यह किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां युद्ध के समय गोला बारूद खत्म होने पर तोप से दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। यह इतिहास की बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना थी जो वर्ष 1814 में घटी थी। उस समय इस किले पर ठाकुर कुशल सिंह के वंशज ठाकुर शिवजी सिंह का राज था। तो इतिहासकारों के मुताबिक साल 1814 अगस्त का महीना था। बीकानेर रियासत के राजा सूरज सिंह ने अपनी सेना के साथ चूरू किले पर हमला बोल दिया। इधर ठाकुर शिवजी सिंह ने भी अपनी सेना के साथ उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके गोला बारूद खत्म हो गए। तो उससे राजा चिंतित हो गए, लेकिन उनकी प्रजा ने उनका पूरा साथ दिया और राज्य की रक्षा के लिए अपने सोने चांदी सब राजा पर न्यौछावर कर दिए। जिसके बाद ठाकुर शिवजी सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दुश्मनों पर तोप से चांदी के गोले दागे जाएं। इसका असर ये हुआ कि दुश्मन सेना ने हार मान ली और वहां से भाग खड़े हुए। तो यह घटना चूरू के इतिहास में अमर है। प्राचीन समय में राजा अपने राज्य या किले की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो सोने चांदी हीरे जवाहरात की भी कीमत नहीं समझते थे। इस घटना की वजह से ही इस किले का नाम विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर है जाखम बांध। जाखम बांध राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक बांध है। यह प्रतापगढ़ तहसील के अनूपपुरा गांव में स्थित है और यह बांध जाखम नदी पर बनाया गया है और सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का। बांध क्या होते हैं? बांध एक अवरोध होता है जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से तो रुकती ही है और जमा किए गए जल को हम सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति आदि में भी यूज ले सकते हैं। तो जाखम परियोजना के अंतर्गत जाखम बांध की नींव 14 मई 1968 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने रखी थी। हालांकि बांध का वास्तविक निर्माण कार्य 1969 से 70 में शुरू हुआ था। यह बांध 1986 में पूरा हो गया, लेकिन मार्च 2000 तक इस सिंचाई परियोजना के पूरा होने में और 12 साल लग गए। जाखम बांध जाखम नदी पर 81 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और यह इस क्षेत्र की मुख्य सिंचाई परियोजना भी है। इसके द्वारा आदिवासियों को पेयजल व सिंचाई की उपलब्धता होती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। तो इसका आंसर है सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ की धारियाबाद तहसील में स्थित है, जिसको राजस्थान सरकार ने 2 जनवरी 1979 को सीता माता वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया था। और यह क्षेत्र उन दिनों वन्यजीवों से समृद्ध था और बाघ, सांभर, चीतल के लिए भी प्रसिद्ध था, लेकिन बाद में इनकी संख्या में भारी कमी हुई और बाघ विलुप्त हो गए। लेकिन आज भी यह अभयारण्य असाधारण विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें सागवान के वन, आर्द्र भूमि, 12मासी जलधाराएं, सौम्य अविरल पहाड़, प्राकृतिक गहरी घाटियां शामिल हैं। लोगों का मानना है कि रामायण काल के दौरान जब राम ने सीता को वनवास दिया तो देवी सीता ने अपने वनवास के दिनों को इसी जंगल में स्थित ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में व्यतीत किया। यहाँ पहाड़ी पर स्थित सीता मंदिर उस प्राचीन मान्यता का द्योतक है। जिस समय सीता माता धरती में समाई थी, तब यह पहाड़ 2 हिस्सों में फट गया। लोग इस स्थान को युगों से पवित्र मानते आ रहे हैं और यहाँ मंदिर परिसर यानी सीताबाड़ी में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मेला भी आयोजित होता है। तो सीताबाड़ी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हिंदू देवी सीता माता की एकल प्रतिमा है। तो इस तरीके से इस इलाके का नाम सीता माता वन्यजीव अभयारण्य रखा गया। वन्यजीवों की बात करें तो सीता माता वन्यजीवों की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण अभयारण्यों में से एक है। यह अभयारण्य उड़न गिलहरी, चौसिंगा के लिए जाना जाता है
उड़न गिलहरियों को स्थानीय भाषा में अशोभा के नाम से जाना जाता है, जिनको सूर्यास्त के समय महुआ के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए देखा जा सकता है और दिन के समय ये पेड़ों के खोखले हिस्सों के अंदर अपने स्थायी घरों में आराम करते हैं। इनको देखने का सबसे अच्छा समय फरवरी और मार्च के बीच का होता है, जब अधिकांश पेड़ों के पत्ते झड़ चुके होते हैं, जिससे उनका शाखाओं में छिपना आसान नहीं होता। और सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को चीतल की मातृभूमि भी कहते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले चौसिंगा को स्थानीय भाषा में भेड़ल या घंटेल भी कहा जाता है। बांस के घने समूह चौसिंगा के पक्षधर हैं। चौसिंगा खतरे में होने पर बांस की मोटी झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियाँ भी हैं, जैसे करमोई और जाखम। करमोई नदी का उद्गम सीताबाड़ी से होता है, जो कि अभयारण्य का कोर क्षेत्र है, और फिर वह धरियाबाद में जाखम नदी से मिल जाती है। जाखम नदी छोटी सादड़ी के लखानिया गांव की पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। जाखम नदी सीता माता अभयारण्य की जीवन रेखा है। यह अभयारण्य के अंदर लव और कुश नाम के नालों में विभाजित होकर अपना पानी वितरित करती है और अभयारण्य से गुजरने के बाद पुनः जाखम नदी में परिवर्तित हो जाती है। पूरे वर्ष इन नालों के प्रवाह से अभयारण्य के मैदानी क्षेत्रों में जंगल हरे भरे रहते हैं। इस अभयारण्य की मुख्य विशेषता सागवान और बांस के वनों के बेहतरीन हिस्से हैं। सागवान वनों की नायाब संपदा से धनी इस अभयारण्य में ऐसे स्थान भी हैं जहां सूरज की किरणें आज तक जमीन पर नहीं पड़ी। इसके अलावा यहाँ महुआ, सफ़ेद धौंक, चिरौंजी के वृक्ष भी के घने वन बनाते हैं। सीता माता अभयारण्य औषधीय पौधों के लिए भी जाना जाता है। हिमालय के बाद यह स्थान आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है, जिनमें मुख्य औषधीय पौधों में हैं जैसे चिरौंजी, अर्जुन, बहेड़ा, जामुन आदि पाए जाते हैं। राजस्थान सरकार ने चिरौंजी के पेड़ों को बचाने के लिए अभयारण्य को मेडिसिनल प्लांट्स कंजर्वेशन एरिया घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है गंगानगर में है। तो गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ राजस्थान की गंगानगर जिले की रायसिंह नगर तहसील के डवला गांव में स्थित है और यह अमृतसर से 350 किलोमीटर दूर है। बुढ़ा जोहड़ सिखों का धार्मिक स्थल है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में प्रारंभ हुआ और यह राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसमें 140 कमरे हैं। पंजाब के अमृतसर में बने स्वर्ण मंदिर के बाद इस गुरुद्वारे का विशेष महत्व है। यहाँ श्रावण अमावस्या को विशाल मेला भरता है और यह गुरुद्वारा उस घटना की याद में बनाया गया था जब सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की बेअदबी के दोषी मस्सा रंगर के मुखिया को यहाँ लाए थे। हुआ क्या था, जब 1699 में जब खालसा पंथ की स्थापना की गई गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, तो खालसा के जन्म ने पंजाब की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव लाया। खालसा एक ऐसे समुदाय को संदर्भित करता है जो कि सिख धर्म को अपना विश्वास मानते हैं और यह साथ ही साथ एक दीक्षित सिखों का एक विशेष समूह होता है। खालसा परंपरा की शुरुआत 1699 में सिख धर्म की 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को एक योद्धा के रूप में बनाया और शुरू किया, जिसका कर्तव्य था कि अत्याचारी की परवाह किए बिना किसी भी रूप में क्रूरता और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना और किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न से निर्दोषों की रक्षा करना। इसके चलते सिखों ने मुगल सरकार की धार्मिक नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया, तो परिणाम स्वरूप मुगल सरकार ने सिखों को कुचलने के लिए शुरू हुई। तो जकरिया खान बहादुर, जो कि 1726 से 1745 तक लाहौर जिले के गवर्नर थे और 1739 के बाद उन्होंने सिखों के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया। तो इसके लिए जकरिया खान ने मस्सा रंगर को सिख भक्तों के अमृतसर के आसपास आने से रोकने का काम सौंपा। मस्सा रंगर या मीर मुसलुल खान बड़ियाला के चौधरी थे। उसने अपनी खाट को मंदिर के केंद्र में रखा और उसे अपने दिल की तृप्ति के लिए अपवित्र करने के लिए तैयार हो गया। सुक्खा सिंह एक बहादुर सिख भक्त था जो अमृतसर से था और मेहताब सिंह अमृतसर के पास मिरानकोट गांव से थे। अगस्त 1740 को इन सिख वीरों ने पट्टी के मुसलमान का वेश बनाया और अपने कंधों पर बोरे लिए स्वर्ण मंदिर के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि मस्सा रंगर हुक्का और धूम्रपान कर रहा था, वेश्याएं नाच रही थी, तो उन्होंने बोरियों को पलंग के नीचे रखा और बोले, हम राजस्व देने आए हैं। तब मस्सा रंगर बोरों को महसूस करने के लिए झुके तो मेहताब सिंह ने उनका सिर काटकर बोरे में डाल दिया।
इसके पहले कि मुगल सैनिक समझ पाते कि क्या हुआ था, वे भाग निकले। भाई सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह मक्सा रंगर के मुखिया को उत्तरी राजस्थान में ले आए और बुढ़ा चौहर नामक स्थान पर उन्होंने मसा रंगर का सिर एक पेड़ से लटका दिया। कई वर्षों के बाद यहाँ पे एक बड़ा गुरुद्वारा स्थापित किया गया और सिखों का पूजा स्थल बन गया। भक्त यहाँ विशेष रूप से अमावस्या पर इकट्ठे होते हैं और इस अवसर पर मेला लगता है। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसे कीर्ति स्तंभ भी बोला जाता है। इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर करवाया गया है। विजय स्तंभ को जीत का प्रतीक माना जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में करवाया था। और कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के अलावा इसे विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा कुंभा ने अपने इष्ट देव भगवान विष्णु के निमित्त इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ को बनाने वाले वास्तुकार का नाम राव जैता था और इसे राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं को अजायब घर भी कहते हैं, क्योंकि इसके आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में भगवान और देवी देवताओं की सुंदर सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। यह एक 9 मंजिला इमारत है जिसकी ऊंचाई 122 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है। यह स्तंभ नीचे से चौड़ा, बीच में संकीर्ण और वापस ऊपर से चौड़ा है, जो दूर से देखने पर भगवान शिव के डमरू के समान नजर आता है। और इसके ऊपर जाने के लिए इसमें 157 सीढ़ियां बनी हुई है। पर्यटकों को इसके ऊपर जाने की अनुमति है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से करते हुए लिखा था कि यह कुतुब मीनार से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। सबसे ऊपरी ताल पर स्थित शिवालेखों में चित्तौड़गढ़ के शासक महाराणा हमीर से लेकर महाराणा कुंभा तक की वंशावली उत्कीर्ण है। और 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर डाक टिकट भी जारी किया गया और यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाबू प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो ये है अकोला। अकोला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक गांव है जो दाबू छपाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस गांव की सांस्कृतिक पहचान ही यहाँ की छीपा जाति के लोगों ने अपनी इस दाबू प्रिंट नामक कलाकारी से प्रदान की है। छीपा लोगों के अनुसार दाबू का हिंदी में अर्थ दवाना होता है। दवाने की इस प्रक्रिया में एक मिश्रित पेस्ट का प्रयोग होता है जिसमें चूना, गोंद, गुड़, तेल, गेहूं और काली मिट्टी को कुंडे में मिलाया जाता है। साथ ही अकोला की पहचान यहाँ के इंडिगो रंग से भी है, जो लगभग गहरा नीला रंग का होता है। वस्त्र, रंगाई, छपाई उद्योग से जुड़े सभी व्यवसायी ये मानते हैं कि इंडिगो की प्रिंटिंग अकोला में उभरती है, वो विश्व में अपनी अलग पहचान रखने वाली साबित हुई है। अकोला रंगाई छपाई के कामगार रंगों का प्रयोग भी प्रकृति के अनुरूप ही करते हैं। यही कारण है कि अकोला का नाम आज भी इको फ्रेंडली छपाई से जुड़ा हुआ है। ये सभी रंग प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि गुड़, अनार की छाल से, गोंद, हल्दी, गोबर, मुल्तानी, गेरू। वैसे यह भी सच है कि अब आंशिक मात्रा में ये कारीगर केमिकल रंगों का भी उपयोग करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है भोगीलाल पांड्या को। तो 13 नवंबर 1904 को डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही समाज सेवा में इनकी गहरी रुचि थी। वे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच कार्य करते रहे और भोगीलाल पांड्या ने 15 वर्ष की अल्पायु में ही डूंगरपुर में एक विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने बच्चों व बड़ों के लिए पाठशालाओं की श्रृंखला स्थापित करना शुरू कर दिया ताकि इस आदिवासी क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का प्रभाव हो सके। तथा वर्ष 1935 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन शुरू किया तो इसकी चिंगारी राजस्थान में भी आ पहुंची, जब भोगीलाल ने आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में हरिजन सेवक संघ की शुरुआत कर समाज सेवा के लिए एक मंच की स्थापना की। हरिजन आंदोलन एक छुआछूत को जड़ से समाप्त करने के लिए आंदोलन किया गया था। इसमें हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने दलितों के लिए प्रयोग किया था।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भोगीलाल पांड्या ने रियासत के कोने कोने में प्रचार किया और 1944 ईस्वी में रियासती शासन के विरुद्ध खड़े होने के लिए अनेक सभाओं का आयोजन किया। आज़ादी के बाद डूंगरपुर रियासत का राजस्थान में विलय कर दिया गया और 1969 में उन्हें राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया। इस तरह आदिवासियों, पीड़ितों, वंचितों के लिए आजीवन कार्य करने वाले भोगीलाल जी को 1976 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया और 31 मार्च 1981 को भोगीलाल पांड्या की मृत्यु हो गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अणु नगरी रावत भाटा किस जिले में है? तो ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक नगर पालिका व तहसील है और इसका निकटतम नगर कोटा है यहाँ से, जो कि 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र है और एक निर्माणाधीन नाभिकीय ईंधन संयंत्र है और एक भारी पानी संयंत्र है, इसलिए इसे अणु नगरी भी बोला जाता है। रावत भाटा में राजस्थान के सबसे बड़े बांधों में से एक है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर बनवाया गया था, जिस पर 43 मेगावाट के 4 पनबिजली घर हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से की गई। यह भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है और जो कि पहला है परमाणु विद्युत गृह तारानगर महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ में है। मेसा का पठार राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 620 मीटर है। मेसा के पठार पर ही चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। और कुछ याद रखने वाली बातें हैं, जैसे कि राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है उड़िया का पठार, जो कि सिरोही माउंट आबू में है। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार है, जो कि सिरोही माउंट आबू में है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को कब जीता गया? तो इसका आंसर है 1303 को। तो रावल समर सिंह की मृत्यु के बाद 1302 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर उनका पुत्र रतन सिंह बैठा। रतन सिंह को केवल एक ही वर्ष शासन करने का अवसर मिला, जो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को दिल्ली से रवाना होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेर लिया। उसने दुर्ग की दीवार के पास ऊंचे ऊंचे चबूतरों का निर्माण करवाया और उन पर अपने मंजनिक तैनात करवा दिए गए। लंबे घेरे के कारण दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री नष्ट होने लग गई, तो राजपूत सैनिक किले के द्वार खोलकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। संघर्ष में रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ का पहला जौहर हुआ। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इस अभियान के दौरान मौजूद अमीर खुसरो ने अपनी रचना ख्वाजाइन उल फुतू तारीख़ अलाइम में लिखा है कि एक ही दिन में लगभग 30,000 असहाय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। अपने बेटे खिज्र खां को वहां का प्रशासन सौंपकर दिल्ली लौट आया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।